My dear students, unit is quantum mechanics and the topic is heat capacities of solids यानी ठोसों की ऊष्माधारिता. So what is heat capacity? Heat capacity of a substance is the quantity of the heat required to raise the temperature of the whole substance by 1 degree. And if the mass of the substance is unity, then the heat capacity is called specific heat capacity. अर्थात किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं उस सब्सटेंस की. और अगर सब्सटेंस का मास भी यूनिटी हो तब उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस कहा जाता है. इसे समझाने के लिए डुलोंग और पेटिट्स ने एक लॉ दिया जो कि चिरसम्मत यांत्रिकी की मान्यताओं के अनुसार था. उनके अनुसार सभी मोनोएटॉमिक सॉलिड्स की ऊष्माधारिता का मान लगभग स्थिरांक आता है. उनका कहना था कि मोनोएटॉमिक सॉलिड can be considered as a collection of oscillators each having 3 vibrational degrees of freedom. And according to classical law of equipartition of energy, each atom, which is an oscillator in the solid, has mean vibrational energy which is equal to 3 kT. Thus, 1 mole of monoatomic solid having Avogadro's number of atoms n0, the total vibrational energy, that is molar internal energy, will be equal to n0 into 3 kT, which is 3 RT. So डुलोंग और पेटिट्स लॉ के अनुसार चिरसम्मत यांत्रिकी की मान्यता अनुसार सभी मोनोएटॉमिक सॉलिड्स की ऊष्माधारिता का मान लगभग स्थिरांक आता है. यह मानते हुए कि मोनोक्रोमैटिक सॉलिड्स मोनोएटॉमिक सॉलिड्स ऑसिलेटर्स का समूह है, प्रत्येक कंपन विधाओं में उनकी स्वतंत्रता की कोटि की संख्या 3 होती है. अतः ठोस के प्रत्येक परमाणु में मीन वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू 3 kT. और अगर हम 1 मोल सब्सटेंस की बात करें तो E इज इक्वल टू 3 kT. यहाँ पर N0K इज इक्वल टू R विच इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट. अतः डुलोंग और पेटिट्स लॉ के अनुसार एकाणुक ठोस के लिए ऊष्माधारिता का मान स्थिरांक आता है. अब हम समझना चाहेंगे कि क्यों डुलोंग पेटिट्स लॉ फेल हो गया. यह नियम कई जगह असफल रहा. इसका मूल कारण है कि ऊष्माधारिता तापक्रम के साथ परिवर्तित होती है तथा प्रायोगिक रूप में उच्च ताप पर तो संभव है किंतु कम ताप पर ऊष्माधारिता का मान घटता जाता है. इस फेलियर को समझाने के लिए आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन दिया. उनके अनुसार ऊष्माधारिता के तापक्रम के साथ परिवर्तन को समझाने के लिए प्लैंक्स के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए. उनके मान्यता अनुसार सभी ऑसिलेटर्स एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करते, अर्थात उनकी कंपन ऊर्जा समान नहीं होती. So Einstein suggested that all the oscillators do not vibrate with the same frequency nu, that is
They do not have the same vibrational energy, but may have energies which are integral multiples of h nu, that is nh nu. So mean energy of oscillators are given by this equation. E bar is equal to h nu over e raised to the power h nu over kT minus 1. And molar energy of the solid will be E is equal to n0 into 3 E bar. यहाँ n0 एवोगैड्रो नंबर है और E बार उनकी मीन एनर्जी है और ये बराबर होता है 3n0 h nu ओवर e रेज टू द पावर h nu ओवर kT माइनस 1. यहाँ हमने E बार 3RT की जगह रखा है, दैट इज मीन एनर्जी. अब यहाँ बात करें हम CV की ऊष्माधारिता की, ठोसों की ऊष्माधारिता की, तो CV इज इक्वल टू डेल्टा E ओवर डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V, जिसका मान इक्वेशन के अनुसार दिया गया है. ये मान रखा हमने ऊपर से. तो यहाँ पाया गया कि एट हाई टेम्परेचर, जब ताप बहुत अधिक है, तो h न्यू ओवर kT का मान 1 से बहुत कम पाया जाता है. ऐसे में हम एक्सपेंशन सीरीज अप्लाई करें, Ex इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर एंड सो ऑन, और हायर टर्म्स को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो CV कम्स 3n0k विच इज इक्वल टू 3R. अगर तापक्रम का मान कम है तो h न्यू ओवर kT का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है. ऐसे समय में E रेज टू द पावर h न्यू ओवर kT का मान भी 1 से अधिक हो जाता है. ऐसे में ये इक्वेशन अपना रूप बदल के CV इज इक्वल टू 3n0k इंटू h न्यू ओवर kT स्क्वायर E रेज टू द पावर माइनस h न्यू ओवर kT के बराबर हो जाती है. Very high temperature, CV becomes equal to 3n0k which is equal to 3R. अगर ऊष्माधारिता और तापक्रम के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ इस प्रकार चित्रानुसार दिखाई देता है और ग्राफ से स्पष्ट है कि हीट कैपेसिटी ताप कम करने पर कम हो जाती है और जैसे ही टेम्परेचर 0 पर पहुंचता है हीट कैपेसिटी भी 0 हो जाती है. इसे आगे समझाने के लिए डिबई ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए. आइंस्टीन मॉडल को बाद में डिबई ने रीडिफाइन किया. उनके अनुसार एटम्स आवृत्ति के, फ्रीक्वेंसी के एक रेंज में ऑसिलेट करते हैं, ना कि आइंस्टीन द्वारा बताई गई किसी एक आवृत्ति में. और अगर हम ग्राफ में देखें तो डिबई मॉडिफिकेशन के रिजल्ट्स आइंस्टीन मॉडल से बेटर नज़र आ रहे हैं, जो कि इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं. तो इस प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स ऊष्माधारिता को समझाने में असफल थी, तो वहीं पर प्लैंक्स मॉडल को अपनाते हुए आइंस्टीन और बाद में डिबई ने उसे मॉडिफाई करके ऊष्माधारिता और तापक्रम के रिलेशन को समझाने में सफलता प्राप्त की. थैंक यू.